हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर बहुत स्टूडेंट का वापस से एक बार वेलकम है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री के मॉल कॉन्सेप्ट चैप्टर का पार्ट 15 पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म को मोलरिटी तक डिस्क्राइब कर चुके हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलरिटी। देखो बेटा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलरिटी पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं हम। इसकी सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग क्वेश्चन की मस्ट होना बहुत ज़रूरी है, हमें उसे मस्ट है, पढ़ना ज़रूरी है उसको। देखिए 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, मतलब सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है NaBr, आर डिजॉल्व इन 500 ml इन वाटर टू गेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको मतलब मैं समझाता हूँ कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया गया है। तो बताइए उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं ये जो सोडियम ब्रोमाइड है, यहाँ पे देखो बिल्कुल सोडियम ब्रोमाइड, ये मेरा सोडियम ब्रोमाइड है। सोडियम ब्रोमाइड को बोलते हैं NaBr। सोडियम ब्रोमाइड को क्या बोलते हैं? NaBr। अब इसका जो वेट इन ग्राम दिया गया है, वो वेट इन ग्राम कितना दिया गया है? वो दिया है 20.6 ग्राम, ठीक है। अब आपको पता चल गया NaBr, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड जो बना है वो NaBr से बना है। Na का जो सिंगल एटम का वेट होता है वो 23 होता है और ब्रोमीन का होता है 80। ब्रोमीन का होता है 80, इस तरीके से, ठीक। अब उसे किस चीज़ में डिज़ोल्व किया गया है? वाटर के अंदर। तो यानी कि वाटर का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है बेटा? 500 ml दिया गया है। तो आपको क्या करना है? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि आपको मोलरिटी निकालनी है। यानी कि आपको क्या निकालना है? मोलरिटी निकालनी है। दैट्स क्लियर, आपको मोलरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला लगाओगे। इन क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई है उसे निकालने का आप फॉर्मूला लगाइए। तो मैं मोलरिटी निकालता हूँ। तो मोलरिटी इज इक्वल टू, आप जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि 1000 ऊपर चला जाता है। ये फॉर्मूला होता है, क्लियर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मोलरिटी की बात करूँ, वेट इन ग्राम, बेटा वेट कितना है? वो दे रखा है सॉल्यूट का वेट 20.6 ग्राम। 20.6 ग्राम मुझे निकालना है बेटा मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट यानी कि यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ आप निकालिए। देखो सोडियम ब्रोमाइड यानी कि NaBr यहाँ से बनेगा। तो यानी कि मुझे सोडियम का वेट चाहिए कितना? 23, ब्रोमीन का वेट चाहिए 80। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 103। कितना आ जाएगा बेटा? 103। इसको 103 इंटू वॉल्यूम कितना है मेरा? 500 ml है। ml है तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे। ये तो सिंपलीफाई है कि 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे पॉइंट ना होकर के 206 होता तो 103 से 206 2 टाइम्स चला जाता, पर यहाँ पे पॉइंट है तो अब वो जाएगा 0.2 टाइम्स। कितना जाएगा? 0.2 टाइम्स। तो यहाँ जा कर के जो मोलरिटी आ गई वो आ गई 0.2 इंटू 2। इसका मतलब यहाँ पे जो मोलरिटी आ गई वो आ गई 0.4 मोल पर लीटर। यानी कि कितना आ जाएगा? मोलरिटी कितनी आ गई? मोलरिटी इज इक्वल टू आ गई 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है ना। इस तरीके से कि मोलरिटी इज इक्वल टू 0.4 मोल पर लीटर। दैट्स क्लियर। यहाँ तक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जब मैं 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा तो मेरी मोलरिटी कितनी आ जाएगी? 0.4 मोल पर लीटर। यहाँ क्लियर है बेटा? यहाँ आपको समझ में आ गया होगा मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की रीडिंग करना है बेटा। सबसे पहले 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, आर डिजोल्व इन 250 ml इन वाटर। सो द कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बताइए सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। आपको वेट ऑफ द सॉल्यूट दिया है, तो वेट इन ग्राम, वो वेट इन ग्राम में किसका दिया है? NaCl का दिया है। तो NaCl का कितना है? 5.85 ग्राम है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर डिजोल्व कर रहा हूँ किसके अंदर? 250 ml ऑफ वाटर। डिजोल्व किसके अंदर कर रहा हूँ? 250 ml ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम जो है मिलीलीटर,
कितना है बेटा 250 ml 250 ml। उसके बाद तो मुझे बताना है उसकी मोलरिटी फाइंड करनी है। तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए आप मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आप काम कीजिए, आप सोडियम क्लोराइड जो NaCl है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। सोडियम का कितना होता है 23 होता है। उसके बाद अगर बात करें Cl का कितना होता है, Cl क्लोरीन का वेट होता है एक एटम का 35.5, यानी कि इसको ऐड करने की कोशिश करूं तो आ जाएगा 58.5। सीधा मॉलिक्यूलर वेट आपको पता चला। तो मोलरिटी लगा दीजिए, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम आपको ml में दिया गया है। तो आप इधर 1000 से डिवाइड करेंगे वो ऊपर चला जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा। तो मोलरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम आपको कितना दिया है, वेट इन ग्राम आपको दिया है 5.85 आपने देखा भी है कि क्योंकि वाटर के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है उसकी क्वांटिटी वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए सोडियम क्लोराइड किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। तो वेट इन ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मेरा 250 है भाई, वॉल्यूम कितना है मेरा 250 ml, और इधर ऊपर चला जाएगा तो 1000 क्योंकि वॉल्यूम ml में है। तो ये तो 250 से 1000 4 बार चला गया। अब यहाँ देखिए 5.85 है, यहाँ 58.5 है, मतलब यहाँ पे 58.5 होता तो 1 टाइम्स चला जाता, पर यहाँ पे पॉइंट पहले है तो ये चला जाएगा 0.1 टाइम्स। कैलकुलेशन आपको आती है तो 0.1 इंटू 4, यानी कि इसकी मोलरिटी कितनी आ गई 0.4 मोल पर लीटर। कितना आ गया 0.4 मोल पर लीटर। यानी कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो मोलरिटी आएगी वो मोलरिटी आ जाएगी बेटा 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, या इसको हम लिख भी सकते हैं कि 0.4 मोल लीटर इनवर्स, 0.4 मोल लीटर इनवर्स। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम इन दोनों की मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, आप इसको देखिए क्या पूछा है बेटा। नया क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर इफ द डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, क्वेश्चन को देखना है कि हमें वाटर की मोलरिटी को फाइंड करना है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोलरिटी ऑफ वाटर, मोलरिटी ऑफ वाटर, कि मुझे वाटर की मोलरिटी को फाइंड करना है। बट लेकिन अब की बार मुझे क्या दिया है, डेंसिटी दिया है। क्या दिया है, डेंसिटी। अब डेंसिटी जो दी है या तो आप ले सकते हो 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, या आप यूज़ कर सकते हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि दोनों ही डेंसिटी अपनी अपनी जगह सही है। अब बच्चों पे यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि जब हमें डेंसिटी दी जाती है तो डेंसिटी से हम मोलरिटी को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आप इसमें कुछ नहीं कीजिए, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाइए। बेसिकली यहाँ पे कहीं आपसे वेट की बात नहीं की गई, ना ही आपको कोई मॉलिक्यूलर दिया गया है, ना ही आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे जो है मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो होता है वो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। अगर ml में होगा तो इधर 1000 से डिवाइड करके वो ऊपर चला जाएगा, अगर लीटर में होगा तो लीटर में चलेगा ही चलेगा। तो यानी कि चलो सपोज करो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। पर मुझे इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है डेंसिटी से, कि डेंसिटी से हम कैसे निकालेंगे। हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हम कहाँ से निकालेंगे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे किससे बेटा, डेंसिटी से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, डेंसिटी से। कैसे, आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इस चीज़ का मान के चलना बेटा। डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मैं दोनों तरीके से डेंसिटी रख के दिखाऊंगा और इस डेंसिटी से मैं इस वाटर का
मास निकाल लूंगा। इस डेंसिटी से क्या करूंगा बेटा, मैं इस वाली डेंसिटी जो हमें 1 ग्राम पर ml या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया गया है, उससे मैं क्या निकालूंगा, मास निकालूंगा कि वाटर का कितना मास इन ग्राम में दिया गया है। तो डेंसिटी कितनी है 1, मास आपको ये पता ही है, इस तरीके से मास हो गया। वॉल्यूम कितना दिया है पर ml, यानी कि सपोज करो डेंसिटी तो 1 दे दी, अब यानी कि पर ml, अब मिलीलीटर को हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ पे किस तरीके से करना है, 1 ग्राम पर ml दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम सोच के देखें तो मिलीलीटर को, यानी कि 1 लीटर के अंदर कितना होता है 1000 मिलीलीटर होता है। अगर मैं इससे मास निकालने की कोशिश करूँ तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बेटा क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो मेरे पास 1 है और वॉल्यूम कितना है 1000 है, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, मेरा 1000 आ गया। यानी कि जो मास आ जाएगा बेटा, वो मास आ जाएगा 1000 किलोग्राम या 1000 ग्राम। कितना मास आ जाएगा बेटा, वो 1000 ग्राम। आपको पता चल गया कितना मास आ जाएगा बेटा, 1000 ग्राम। क्यों, डेंसिटी कितना है 1, आपको जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में लेना है, पर लेकिन वॉल्यूम अगर हमें नॉर्मली किस में दिया जाता है, लीटर में, बट उसको आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता है 1000। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम आपका 1000 हो गया, तो आपने इससे मास निकाला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1 और वॉल्यूम 1000। तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया 1000, तो यहाँ पे मास इज इक्वल टू कितना आ गया 1000 ग्राम। क्लियर। अब ये मास निकल के आ गया, आप इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू निकालेंगे वेट इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ये नंबर ऑफ मोल्स निकल किसके रहे हैं बेटा, वाटर के निकल रहे हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे हैं हम, ये नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकाल रहे हैं। तो सपोज करो वेट इन ग्राम की जगह तो मैं क्या रखूंगा 1000 और मॉलिक्यूलर वेट कितना रखूंगा मैं 18। वाटर का मॉलिक्यूलर 18 होता है। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करके देखते हैं तो आ जाते हैं नंबर मोल्स 55.5, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 55.5। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालनी है मोलरिटी। मोल तो आ गए, तो मोलरिटी इज इक्वल टू कितना होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स यानी कि फॉर्मूला लगा दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में करना है तो आप इसको मिलीलीटर में कर सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना है 55.5, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो इसकी आ गई मोलरिटी कितनी आ गई 55.5 मोल पर लीटर। कितना आ जाएगा 55.5 मोल पर लीटर। यानी कि इस वाली डेंसिटी, जो डेंसिटी अपने पास 1 ग्राम पर ml है या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, उसके अंदर जो उसकी मोलरिटी आ गई, वो मोलरिटी आ जाएगी 55.5 मोल पर लीटर। यानी कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 55.5 मोल लीटर इनवर्स। ये सारी बातें यहाँ कैलकुलेट होकर के आ चुकी हैं। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नॉर्मलिटी। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन देखेंगे, इसे नोट डाउन कीजिएगा बेटा। तो अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आए हैं नॉर्मलिटी। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मलिटी के बारे में। जैसे मोलरिटी के पूरे रिलेशन आपने देखे, इसी तरीके से पूरा कंप्लीट रिलेशनशिप देखा जाता है नॉर्मलिटी का, कि नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन को कैसे, यानी कि अब हमें जो कंसंट्रेशन टर्म है वो नॉर्मलिटी के अंदर रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्मलिटी की, कि नॉर्मलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। इसका कहने का मतलब है कि 1000 ml सॉल्यूशन, यानी कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जितने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के, उसी को ही क्या बोला जाता है बेटा, उसी को बोलते हैं नॉर्मलिटी। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मलिटी। यानी कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के पास, ध्यान से समझो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के पास जितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलिटी। तो इसका फॉर्मूला
फॉर्मूला बन के आता है कि जब हमारा वॉल्यूम लीटर में गिवन हो तब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। तो वॉल्यूम आपको लीटर में दे दिया और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब सपोज करो वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर में दिया है और मिलीलीटर को क्या करना है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 से डिवाइड करने के बाद वो ऊपर चला जाएगा। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्लियर। अब सबसे बड़ी जब प्रॉब्लम आई कि ये सर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम कैसे निकालेंगे। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अब लिखना शुरू कर दीजिए, बस ऐसे लिख दीजिए ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम इक्यू, ग्राम इक्यू। इसका मतलब समझ जाएंगे कि हमें ग्राम इक्विवेलेंट की बात करी गई है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूट यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्यूट का वेट दिया जाएगा अपॉन इक्विवेलेंट मास यानी कि इक्विवेलेंट वेट, या तो आप उसको मास बोल दो या उसको इक्विवेलेंट वेट बोल दो। तो यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नॉर्मलिटी को आपको निकालने के लिए शो करेगा, यही आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। मैं 3 स्टार लगा रहा हूं नॉर्मलिटी निकालने के लिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बोल रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट की क्वांटिटी नहीं निकाल रहा, सिर्फ नंबर निकाल रहा हूं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट दिया जाएगा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये मिलाया गया है, किसी भी इतने 100 ml सॉल्यूशन के अंदर x मिलाया गया है, तो वो जो x है ना वो x सॉल्यूट है। तो यहां पे उस सॉल्यूट का वेट रखना है कि 2 ग्राम दिया है, 5 ग्राम दिया है, 10 ग्राम दिया है, 6 ग्राम दिया है, यानी कि इस जगह आपको वेट ऑफ द सॉल्यूट, और वेट ऑफ द सॉल्यूट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये नई टर्म है, ये आपको सर के इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अब निकालने जा रहा हूं या आपको सिखाने जा रहा हूं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो दोनों टर्म पता लग गई कि जब भी मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा तो वेट ऑफ द सॉल्यूट तो मुझे क्वेश्चन में गिवन करेगा एंड इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालना सीखना है, उसके फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे तो यहां पे देखिए इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है वो आपको देखेंगे। यानी कि यहां पे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, अपॉन वैलेंसी फैक्टर यानी कि वैलेंसी फैक्टर, या इसकी जगह वैलेंसी फैक्टर भी आ सकता है, इसकी जगह बेसिसिटी भी आ सकता है, इसकी जगह बेसिसिटी भी आ सकता है और इसकी जगह एसिडिटी भी आ सकता है। ये तीनों चीजें आ सकती हैं। कैसे, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा कि जब भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर अपॉन बेसिसिटी या एसिडिटी। ये तीनों के अलग अलग केस होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। इसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला होता है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेटा वैलेंसी फैक्टर भी हो सकता है, बेसिसिटी भी हो सकती है और एसिडिटी भी हो सकती है। तो आप कहने वाले हो सर जिसका मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट तो चलो हमें पता लग जाएगा, हमें निकालना होता है, पर ये सर टर्म क्या होती है, वैलेंसी फैक्टर, बेसिसिटी या एसिडिटी, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपके पास सबसे पहला मॉलिक्यूल लेना चाहता हूं एसिड, ठीक है ना। अब एसिड आपने ले लिया सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मेरे पास जैसे बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोल सकते हैं, HCl।
अब HCl को किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो वो मुझे क्या H पॉजिटिव आयन देगा, क्या देगा बेटा, H पॉजिटिव आयन। तो इसका कहने का मतलब है कि जब मैं किसी भी एसिड को एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो वो मुझे H प्लस आयन देंगे, क्या देंगे, H प्लस आयन। अच्छा सपोज करो यहां पे अब की बार एसिड के अंदर मैंने ले लिया H2SO4, क्या ले लिया, H2SO4। अब यानी कि इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब यहां पे कितना हो जाएगा 2H पॉजिटिव और SO4 -2 तो यहां पे देखिए बेटा ये कितने पॉजिटिव आयन दे रहा है, 2H पॉजिटिव आयन दे रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितने आयन दे रहा है, एक सिंगल H पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो मतलब बेटा जो एसिड जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, जो एसिड जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा उसका जो है एसिडिटी उतनी ही होती है, उसकी एसिडिटी कितनी होती है, उतनी। जैसे मैं इसने क्या दिया, एक H पॉजिटिव आयन दिया तो इसकी एसिडिटी कितनी आ गई, 1। इसने 2 H पॉजिटिव दिए तो इसकी एसिडिटी कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर सपोज करो आपके पास है नाइट्रिक एसिड HNO3, तो नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इसको ब्रेक डाउन करोगे तो इसके पास भी एक ही H है ना, तो ये भी एक H आयन प्रोड्यूस करेगा, ये भी एक H आयन प्रोड्यूस करेगा। जब ये एक H आयन प्रोड्यूस करेगा तो इसकी एसिडिटी कितनी आ गई, 1। इसकी एसिडिटी कितनी आ गई, 1। अब देखिए सबसे पहले मैं आपके एग्जांपल बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपने कहा सर मुझे आप H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकाल करके दिखाइए, ठीक है। एग्जांपल बेटा मैंने ले लिया यहां पे, आप देखिए H2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, बिल्कुल शाबाश। तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला लगाना होगा कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, यानी कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। अब यहां पे सपोज कर मॉलिक्यूलर वेट तो मुझे निकालना आता ही है, मॉलिक्यूलर वेट निकाले, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 का 2, यहां पे 2 का 2 आ गया। एक और एक सल्फर का कितना होता है, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, सल्फर का एटॉमिक वेट यहां पे आ गया 32। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, पर मेरे यहां कितनी ऑक्सीजन है, 4, तो 16 4 जा 64, यानी कि 64 अपॉन। अब एसिडिटी, तो मुझे बताइए H2SO4 कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है, 2, तो यहां पे लगा सकता हूं मैं 2। इसका मतलब इसको ऐड करें 64 और 32 अप्रोक्सीमेट 96 और 2 98, यानी कि इसका मतलब 98 अपॉन 2 यानी कि 49। इसका मतलब H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो बेटा कितना होगा, 49। कितना होगा, 49। निकाला कैसे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। अगर आपके पास एसिड है तो आप उसकी एसिडिटी कैसे निकालेंगे कि एसिड के पास जितने भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे उसकी उतनी ही एसिडिटी होती है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगला नेक्स्ट आप इसको नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं आगे। तो बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल बताया कि सर हमें HNO3 का दिखाइए कि HNO3 का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो बेटा HNO3 के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, अगर HNO3 एसिड है तो इसका यहाँ पे लगा देंगे हम एसिडिटी। अब सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। हाइड्रोजन का तो 1 होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 48 हो जाएगा, 16 से जा 48। अब देखा HNO3 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो ये ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव आयन और NO3 -1 आयन। इसका मतलब ये एक सिंगल H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है, एक सिंगल H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है। जब ये सिंगल H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब इसकी एसिडिटी कितनी है, 1। इसका मतलब आप देखेंगे तो 14 और 1 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 और 1 यानी कि 48 और 10 हमारा 58 और 5 63, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा बेटा, इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया आपका 63। क्या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं? हम इस तरीके से एसिड के अंदर इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। दूसरा टर्म मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, उसके बाद नंबर सेकंड
HNO3 के बाद अगर हम देखें कि नंबर सेकंड पे निकालेंगे बेस, अगर हमें बेस गिवन हो तो बेस के अंदर देखेंगे बेटा हम बेसिकसिटी। क्या देखेंगे? बेसिकसिटी। बेसिकसिटी का मतलब होता है कि कौन OH आयंस प्रोड्यूस करेगा, कौन हमारा OH आयन प्रोड्यूस करेगा। मतलब बेसिकसिटी का मतलब होता है कि OH आयन प्रोड्यूस करना। एसिड करते हैं H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस और बेस करते हैं OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस। तो क्लियर करें तो बेटा देखिए, जैसे हमने ले लिया कास्टिक सोडा NaOH, इसको तो हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा NaOH बोलेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यह अपने पास से कितने OH आयन का प्रोड्यूस कर रहा है? ये एक OH आयन को प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब जब ये एक OH आयन को प्रोड्यूस करता है तो इसकी बेसिकसिटी कितनी होती है? बेसिकसिटी होती है 1। इसकी बेसिकसिटी कितना होता है बेटा? इसकी बेसिकसिटी हो गई 1। अब अगर बेसिकसिटी 1 हो गई तो मैं इसका क्या निकालना चाहता हूं? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? बेसिकसिटी। क्या हो जाएगा बेटा? बेसिकसिटी। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट देखूं किसका? NaOH का। तो एक सोडियम का तो होता है 23, एक ऑक्सीजन का होता है इसके अंदर 16, हाइड्रोजन का 1। इसका मतलब कितना हो गया? 23 प्लस 17, और 23 प्लस 17 तो होता है 41, मतलब 40। और ये कितने OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है? एक OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इसकी बेसिकसिटी कितनी है? 1। यानी कि यहां पे आ जाएगा 40/1, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो इक्विवेलेंट वेट आपका 40 होगा। क्या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं? हम इस तरीके से बेसिकसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। अब इधर देखिए, सबसे पहले नेक्स्ट और करते हैं। मैं सारी चीजें आपको निकालना बताऊंगा। आपको इक्विवेलेंट वेट आ गया, इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट तो आप निकाल ही लोगे, मैंने आपको बता दिए। बेसिक के अंदर ऐसे निकाला जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम अगली बात करते हैं। कहीं तो मैंने एक तो वर्ड यूज कर लिया एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करना। उसके बाद मैंने OH नेगेटिव, बेसिकसिटी, जिसमें OH के कौन सा जितने ज्यादा OH आयन को प्रोड्यूस कर देगा। जैसे आप ले लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। अब इसके लिए मुझे निकालना है तो इसका मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा तो फॉर्मूला लगाऊंगे कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पे आप लगा दोगे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिकसिटी। अब मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूंगा तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना शुरू करते हैं। तो एक मैग्नीशियम का होता है बेटा 24। कितना होता है? 24। अब यहां पे 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, और यहां पे हो जाएगा 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। अपॉन बेसिकसिटी। बेसिकसिटी में अभी आपको बताऊंगा। अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक डाउन करता हूं तो Mg+2 और OH -2, मतलब OH -1। बट लेकिन यहां पे कितने OH आयन है? 2 OH आयन है। इसका मतलब ये कितने OH आयन प्रोड्यूस करेगा? ये 2 OH आयन प्रोड्यूस करेगा। जब ये 2 OH आयन प्रोड्यूस करेगा तो इसकी बेसिकसिटी कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि 32 और यहाँ पे 24 प्लस 34/2, 4 और 4 यहाँ पे 8 हो गया। 8 के बाद यहाँ पे कितना होगा? 5 के बाद 2, यानी कि इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए कितना आ जाएगा? आप बताइए। 29। कितना आ जाएगा? 29। इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 29। तो मतलब जो जितने OH आयन प्रोड्यूस कर सकता है उसकी बेसिकसिटी उतना ही अच्छे से होगी। समझ में आया बेटा? इस तरह से हम एसिडिटी निकाल सकते हैं और इसी तरीके से हम बेसिकसिटी निकाल सकते हैं। अब उसके बाद जब आपको एक बात समझ में आ गई, सबसे पहला मैं स्टार पॉइंट लगा दूं कि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना शुरू आ गया। इक्विवेलेंट वेट निकालना शुरू हो गया, यानी कि आप पे 100% इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी या बेसिकसिटी या वैलेंसी फैक्टर। क्लियर? अब आगे बात करेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब आपको क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अरे वेट ऑफ द ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन करेगा, वेट ऑफ द ग्राम ऑफ सॉल्यूट।
अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको निकालना सिखा दिया। इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं। जब आप बेटा ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं तो उसके बाद आप नॉर्मेलिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा स्पीड तो नहीं लग रहा बेटा? थोड़ा आप कोर्स को स्पीड से बढ़ाएंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे दिया, या सपोज करो यहां वॉल्यूम आपका ml में है, तो इधर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया? आप इसको नोट कीजिए, हम आगे से इसको फुली एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा हम जो है आगे जो नॉर्मलिटी के जितने भी हम रिलेशन निकाल के लेके आए हैं उसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सबसे पहले नॉर्मलिटी जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया जाए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे जो कि ऊपर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बिल्कुल भाई, आपको अगर सपोज करो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, आपको दिए नहीं गए हैं, तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब ये चीज क्या है, इस चीज को मैं ये वाली वैल्यू जो है ग्राम इक्विवेलेंट की इसमें पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर 1000 इनटू ऊपर चला जाएगा। तो कंप्लीटली फॉर्मूला बन जाएगा कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ ग्राम सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000। क्लियर? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो बेटा अभी आपको समझाया था लेक्चर के अंदर कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एसिडिटी या बेसिसिटी। एसिडिटी का मतलब जो H प्रोड्यूस करेगा, बेसिसिटी का मतलब जो OH प्रोड्यूस करेगा, और वैलेंसी फैक्टर भी इन्हीं को बोलते हैं। तो आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली चीज मैं यहां पुट करूंगा इक्विवेलेंट वेट की, जो आपने निकाला ना इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इसको उठा करके यहां पुट कर दूंगा इक्विवेलेंट में। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, अब वैलेंसी फैक्टर को ऊपर ले जाऊंगा, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब ये फाइनली ये रिलेशन निकल के आया है कि जब मुझे सॉल्यूट का वेट दिया जाए, जब मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता हो, जब मुझे वैलेंसी फैक्टर पता हो, तो सीधा फॉर्मूला आप लगाने वाले हैं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर और इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब मैंने यहां पे सपोज करो इसमें क्या किया, यहां पे देखा ये सारी चीजें निकाल दी। अब एक फाइनली एक टॉपिक बचा, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो जो आपका ये रिलेशन है उसको ध्यान से देखिए कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर। क्या ये जो मैंने रेड पेन से बॉक्स में बंद किया है, क्या ये मुझे मोलरिटी दिखाई नहीं दे रही? क्योंकि हम जानते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000। यस, ये तो मोलरिटी होती है। क्या मैं इसको मोलरिटी नहीं लिख सकता? मोलरिटी लिख सकता हूं। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये आपका बेटा क्या है, फाइनली रिजल्ट है नॉर्मलिटी का और मोलरिटी के बीच में रिलेशन निकालने का। आज की क्लास को बेटा हम यहीं खत्म करते हैं। आप यहां से पढ़िए, क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं नॉर्मलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा और मोलरिटी को स्टार्ट कर दूंगा। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वेरी वेरी थैंक यू बेटा आज के लिए।